जय हिंद साथियों। ऐलान हो गया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। अब देश के पीएम इन 5 राज्यों के सरकारी पैसे से यात्रा नहीं कर सकते हैं। इन राज्यों में मुख्यमंत्री भी अपनी कोई ऐलान नया नहीं कर सकते हैं जिसके जरिए वो वोटरों को लुभा पाए। नोटिफिकेशन आ गया है, आज से लागू हो गया। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है और बाकी तमाम राज्यों में एक एक चरण में चुनाव होंगे। नवंबर के पूरे अंत तक महीने में सारे चुनाव निपट जाएंगे और 3 दिसंबर को इस देश के सामने चुनाव परिणाम होगा। और पहली बार चुनाव आयोग ने यह माना कि इस समय मनी ट्रेल पर नजर रखनी होगी, समझना होगा कि कोई पैसा कितना खर्च कर रहा है और उसके लिए बाकायदा पुख्ता व्यवस्था इस बार की गई है। और इतना ही नहीं, चुनाव में पैसे का कितना व्यापक असर होता है यह चुनाव आयोग ने इस पर चिंता तो जताई, लेकिन शायद इसीलिए राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, हर जांच एजेंसी से चुनाव आयोग ने बात की और इसका खुला इजहार आज खुल करके उन्होंने किया। ये बातचीत हर जांच एजेंसी से किया, चाहे वो आईटी का हो, चाहे वो डीआरआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आरबीआई ही क्यों ना हो, चाहे वो नैर्कोटिक ब्यूरो ही क्यों ना हो। यानी चुनाव के समय जो भी पैसे को लेकर के संस्था जुड़ी रहती है और जिसका काम होता है कि जांच करना, वह जांच करे, समझे, परखे, रिपोर्ट फाइल करे। इलेक्शन कमीशन उसे देखेगा, समझेगा, जानेगा, कार्रवाई करेगा। लेकिन चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब न तो इससे पहले कभी रहा था और न ही इस बार है कि दरअसल जब पैसा खूब लुटाया जाता है, चुनाव में खर्च किया जाता है, ब्लैक मनी बाखूबी बहुत तरीके से आती चली जाती है और उस पर नजर कौन रखता है और यह माल जो पकड़ाता है, जब्ता है, उसको सजा मिलती किसको है। और जब सजा किसी को मिलती नहीं और जब्ती माल दिखाया जाता है कि हमने इतना पकड़ लिया, कर लिया, तो फिर उस माल की कमी तो कोई है नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इजहार किया, यही काफी है बताने के लिए, कहने के लिए कि पिछले दिनों कर्नाटक के भीतर जितना पैसा चुनाव में खर्च हुआ वो कर्नाटक चुनाव में उससे पहले के चुनाव में की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा खर्च हुआ। और उसी तरीके से यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा अब यह बताने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय जो जो राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में बड़े खिलाड़ी के तौर पर मौजूद हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो तेलंगाना के डीआरएस हो यानी केसीआर की पार्टी हो या फिर मौजूदा समय में कांग्रेस या भाजपा, जो बाकी 4 राज्यों में टकरा रही है, आमने सामने की टक्कर है खासतौर पे इन दोनों को, खास करके 3 बड़े राज्यों में उनके पास पैसों की कमी होगी ही नहीं। तो तारीखों का ऐलान से बात हो चला है और आज मिजोरम में सबसे पहले 7 नवंबर को वोटिंग होना है। छत्तीसगढ़ के अंदर 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 17 नवंबर में जब छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही होगी, उसी दिन मध्य प्रदेश के अंदर 17 नवंबर के अंदर दिन ही मध्य प्रदेश के भीतर भी वोटिंग होगी। राजस्थान के अंदर 23 नवंबर की वोटिंग होगी और तेलंगाना में सबसे अंतिम में 30 नवंबर को वोटिंग होना है। 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम इस देश के सामने होगा। तो क्या यह एक स्वतंत्र साहगोई के साथ चुनाव का ऐलान का जो खुद चुनाव आयोग ने ऐलान किया है आज, क्या उस पर नजर आज रखना चाहिए या फिर इस बात को कहना चाहिए कि कैसे यह चुनाव किस मामले में इससे पहले के तमाम चुनाव से अलग भी है और राजनीतिक तौर पर शायद लोकसभा चुनाव के एंड पहले यानी कुछ समय पहले 100 दिन से कम के समय बचा हो जब, तब इसको एन पहले चुनाव का परिणाम कितना बड़ा असर आने वाले समय पर डालेगा। इसीलिए यह चुनाव चाहे या अनचाहे यह बहुत बड़ा होने वाला है। लगभग 16 करोड़ 14 लाख वोटर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। कुल मिलाकर के सारी सीटें मिला दीजिएगा तो 679 सीट पर वोट पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल नए चर्चे हैं कि जिसकी उम्र 1 जनवरी को ही 18 वर्ष की हुई है, ऐसे 15 लाख बच्चे भी इस बार वोट डालेंगे। और कुल मिलाकर के पहली बार वोट डालने वालों की संख्या लगभग 60 लाख 2,000। यानी यह एक आंकड़ा है जो चुनाव आयोग के जरिए यह कहा गया, बताया गया कि हमने किस मशक्कत के साथ इस चुनाव में तैयारी किया है। लेकिन इस बात को आज समझने की कोशिश करते हैं कि पहली बार ऐसा चुनाव
जिसमें सहयोगियों का भूमिका कोई मायने ही नहीं रखता। छत्रक सहयोगी अपने भाजपा की पहचान रखती है, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर होते हुए चुनाव देखता शिवराज सिंह चौहान को भी यह चुनाव में जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना जरूर है, लेकिन उस चुनाव से दूर है। तो वसुंधरा राजे राजस्थान में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के भीतर और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, इन तीनों की पहचान पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इस बार के चुनाव में इनकी कोई राजनीतिक पहचान चुनावी जीत के बाद इनको सत्ता दिला देगी, ऐसी कोई रेखा बीजेपी ने नहीं बनाई है। तस्वीर एक ही है, यानी चुनाव चिन्ह सामने है और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेहरा सामने है। तो मोदी और शाह की यह पहला बड़ा चुनाव लोकसभा के ठीक पहले ये विधानसभा चुनाव में क्या क्या फूका जाएगा, क्या क्या लगाया जाएगा, किस किस चाल को चला जाएगा, किस किस दांव पे खेल खेला जाएगा, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। और ये बहुत इसकी संरचना खुद अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद, क्योंकि जो नेता चुनाव लड़ाता रहा राज्यों में, इस बार उससे भी कहा गया जाइए और चुनाव लड़िए। विजय वर्गीय और नरेंद्र तोमर उसकी एक पहचान भर है। यानी कितना बड़ा चुनाव किस महीने में आने वाले समय के लिए भाजपा और मोदी और शाह के लिए है, यह सिर्फ एक बात से समझा जा सकता है कि इस चुनाव में अगर जीत गई भाजपा तो फिर लोकसभा चुनाव में भी जीत जाएंगे, अगर बुरे तरीके से इस मोदी और अमित शाह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन इस रास्ते से अगर भटक गई और जिन मुद्दों के आसरे इस चुनाव में कूद गए हैं, इसका मतलब भी साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी कहां गुम हो जाएगा यह कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ, अपने एक कटघरे में और एक कटघरे के साथ कोई दूसरा नहीं बल्कि एक कांग्रेसी ही खड़ा है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए भी राहुल गांधी का चेहरा सामने है, उनकी अपनी छवि, उनकी तस्वीर, उनकी साख सामने है, उनकी अपनी विचारधारा आइडिया ऑफ इंडिया सामने है। स्थानीय लोगों के मुद्दे और भाजपा पे हमला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सामने हैं, लेकिन चाहे अनचाहे में यह चुनाव सहयोगियों का नहीं है, यह चुनाव पूरे तरीके से दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच का है। और तीसरी तरफ तेलंगाना में, जहां पर एक समय में सरकार बनाए थे तब डीआरएस थे, अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो बीआरएस हो गए। जिक्र केसीआर का हम कर रहे हैं और केसीआर के लिए यह अस्तित्व का सवाल भी है। अगर पार्टी सत्ता में नहीं लौटी तो फिर आने वाले समय में वह कहां गुम हो जाएंगे, इस बात को बताना संभव नहीं है। लेकिन जिस रास्ते बीजेपी आगे बढ़ चुकी है, वो अपने लिए नए नए विकल्पों का इस्तेमाल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बखूबी करेगी और कर भी रही है। यह पहला मुद्दा साफ है कि यह सहयोगियों का चुनाव बिल्कुल भी नहीं है, यह किसी सहयोगी दल का चुनाव नहीं है, यह 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियों के बीच का चुनाव है। और गहलोत के ठीक समानांतर सचिन पायलट खड़े हैं, इस बात का से इनकार कोई नहीं कर सकता। दोनों बैठकों में अगर शरीक हुए भी हैं तो जोर इस बात को लेकर के कि हमारे कैंडिडेट जीत जाएं, उसके कैंडिडेट कम जीते। और इस दोनों ताकतों के बीच यह सबको पता है कि यह गहलोत का आखिरी चुनाव होगा। आखिरी चुनाव का मतलब बिल्कुल साफ है कि चुनाव हार गए तो वो संन्यास चुनाव से ले लेंगे, अगर चुनाव जीत गए तो फिर मगर दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हाई कमान वाकई मजबूत होगा तो फिर उन्हीं का इशारा चलेगा, उन्हीं का रिमोट चलेगा। पहले पिछली बार की तरह दिल्ली से भेजे हुए पर्यवेक्षकों का रास्ता बाहर के दिखा देंगे। कमोबेश बघेल सबसे मौजूदा समय में ताकतवर नजर आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं कि ताम्रगौर साहू और आने वाले समय में किस सियासत रणनीति के तहत चीजों को आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि इससे पहले का चुनाव जब कांग्रेस वहां पर जीती थी, सभी एकजुट थे, सभी की ताकत बराबर की थी, सभी का कद, सभी का चेहरा, सभी की एक जैसा था। लेकिन दिल्ली ने तय किया था कि सीएम कौन होंगे और जनता के बीच जाते हैं और वो सड़क पे रहते हैं, वो राजा जी भी नहीं बनते, वो अपने तरीके से उस हिस्से को पर नहीं जाते जहां अपने आप को आदिवासी के साथ खड़ा किया। तो ताम्रध्वज साहू हो या फिर सिंहदेव हो, पता नहीं कौन कौन सी चाल चल दे, कमलनाथ अपने तौर पर एक छत्र तरीके से मध्य प्रदेश के सियासत को
खेल रहे हैं। और यह सबको पता है कि कांग्रेस के भीतर कमलनाथ की मौजूदगी मध्य प्रदेश की प्रति उस ताकत से जुड़ी हुई है जो सही मायनों में चुनाव के समय सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल वही है कि फिर 12 से 15 महीने के भीतर ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सत्ता उनके हाथ से खिसक करके क्यों चली गई थी? इसका जवाब दे पाने की स्थिति में क्या ज्योति आदित्य सिंधिया आएंगे? तो एक एक क्षण के लिए जरा आप समझिए, परखिए कि यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और क्यों इस बात का जिक्र हो रहा है कि इस चुनाव के जरिए क्या बिसात बिछ रही है, क्या वो बिसात, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की परीक्षा है इस चुनाव में, क्या मोदी के चेहरे की परीक्षा है इस चुनाव के अंदर? इस चुनाव में किस यार का भविष्य तय करना है और गहलोत का क्या आखिरी दाव इस सचिन पायलट की चुनौती है कि अपने उम्मीदवार को वह जिताना। और इसी चुनाव के अंदर बघेल जीते या ना जीते और कांग्रेस की एकजुटता पूरे एक साथ खड़े होकर के आती है और इंडिया अलायंस पूरा मिल करके वसुंधरा राजस्थान में और शिवराज सिंह आखिरी पारी खेलने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और इन चुनावों के बाद एक नई शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी और शाह भाजपा को अपने तौर पे जो आगे बढ़ाना चाहते हैं वह भी एक नया राजनीतिक प्रयोग इस बार विधानसभा चुनाव में। और इन सब परिस्थितियों के बीच जो 3-4 मुद्दे इस समय जो सबसे बड़े हो चले हैं, वो पहली बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पाने की स्थिति में अब भाजपा है या नहीं है, जातीय समीकरण के अंदर ओबीसी पार्ट कितना बड़ा हो चला है और महिला आरक्षण के जरिए लाभ किसे मिलेगा, वह कांग्रेस के हक में जाएगा या फिर भाजपा जिन बातों का जिक्र करती आई है उनके हक में होगा, या फिर वहां पर भी ओबीसी आरक्षण का जिक्र करके एक नई सेंध लगाने की दिशा में कहीं कोई खरा तो नहीं हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों में, तमाम परिस्थितियों के भीतर इस चुनाव को लेकर के कहीं बड़ी सवाल है कि किस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय वोट क्यों रेंगेंगे और राज्य दर कौन सी सीट को प्रभावित करेंगे राज्य दर राज्य। तो ऐसे ही समझने की जरूरत है कि कैसे पैसे का जिक्र होगा, सरकारी मशीनरियों का जिक्र होगा, संघ की राजनीति का जिक्र होगा, पहुंच पकड़ का जिक्र होगा, मोदी की रैली और रोड शो के में होने वाले खर्चों और उसके जरिए जो मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा, इन सब को इलेक्शन कमीशन को नजर होगी या नहीं होगी। अगर ऐसा परिस्थिति बनती है तो फिर तमाम परिस्थितियों में एक एक क्षण के लिए, एक एक पल के लिए इन राज्यों में लगने वाले पैसे का एक आकलन शुरू में कर्नाटक के भीतर पिछले चुनाव में यानी 2018 में लगभग 9.5 से 10.5 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2023 के चुनाव में उसमें खर्च हो गए तकरीबन 40 से 45-47 हजार करोड़। अब इतना हजार करोड़ खर्च होने के बाद इस प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ के भीतर लगभग 5 से 8 हजार करोड़ के भीतर पिछले चुनाव के अंदर खर्च हुआ था, लेकिन उसे चार्ज के आज बढ़ा दिया जाए क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ के पूरी खनन व्यवस्था भी दांव पर है। अडानी भी वहां घुसने का प्रयास कर रहे हैं, खुल करके इसका विरोध वहां की मुख्यमंत्री कर रहे हैं, खुल करके सपोर्ट विकास के नाम पर अडानी के जरिए कहीं ना कहीं भाजपा कर रही है। तो वहां की माइनिंग स्थिति को अपना जरा समझना होगा कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र इस समय विकास तले किया जाता है, उसके पीछे की पूरी एक पूंजी जुड़ी हुई है, वो कितनी बड़ी ताकत और तादाद में इस चुनाव में लगेगी, ये इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। सत्ता पलटने की परिस्थिति अगर पैसों के जरिए आ सकती है तो मध्य प्रदेश के भीतर तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए पिछले चुनाव में खर्च हुए थे, ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ राजस्थान के भीतर तकरीबन 8 से 9 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तेलंगाना के भीतर का जो आंकड़ा है उस दौर में बहुत कम था, लेकिन इस समय कहीं ज्यादा है, क्योंकि इलेक्शन की तारीखों से पहले ही जिस तरीके से रैली दर रैली इस समय बीआरएस कर रही है और टीआरएस से नाम बदल करके बीआरएस करना, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहते हुए कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाना, 4 राज्यों के यानी उसमें पंजाब, दिल्ली आम आदमी पार्टी का शरीक होना, उधर से केरल के मुख्यमंत्री का आकर के खड़ा हो जाना, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का आना, या उस रैलियों के जरिए जो अगर परिस्थिति को आप समझे और जो बात तेलंगाना के स्थापना के साथ रैलियां हुई है और जितना पैसा खर्च किया गया वह एक समुचित ताकत के तौर पर कांग्रेस की रैली के
से भी समझा जा सकता है, जहां पर लाखों लोगों की तादाद थी और जबरदस्त रैली तेलंगाना ने पहली बार कांग्रेस में की थी। वो पैसा कहां से इतना आया था, कैसे आएगा, ये इलेक्शन कमीशन को देखना है। चुनाव आयोग अपने तौर पे कहता है कि हम इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन रोक लगाएंगे। हमारी टीम ने जो खर्चे निकाले उसका जो बेस है वह बंगाल के चुनाव के अंदर व कर्नाटक के चुनाव के, इन दो चुनावों के बेस बना करके उन्होंने जो आने वाले 4 राज्य चुनाव को लेकर के जो रेखाएं बनाई वो कम से कम 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपया भी पार कर सकती है। इन चुनाव में कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी फेंकेगी, कितना खर्च करेगी, अगर सबके पास पैसा कर्नाटक के इस दौर में अगर इतने सारे पार्टी के लिए अगर कोई एटीएम बन करके बैग में खड़ा हो तो ये क्या होगा। और इन 5 विधानसभा चुनाव में कितने पैसे भाजपा खर्च करेगी, एक लिहाज से एक एक कर करके अगर देखा जाए तो एक दरवाजा है, खिड़की है और वो हाथ है छोटा सा जिसके जरिए लिया जाता है और पूरे इलाके के भीतर बूथ तक की परिस्थिति, एक बूथ वाले को 2000 रुपए दिए जाते थे जो कि बढ़ करके अभी 6-7 हजार रुपए पे चल गए हैं। तो कितना पैसा किस बूथ में किस लगेगा, कैसे खर्च होगा, क्योंकि जिस बात को हम कह रहे हैं उसमें एक बात और समझने वाली बात है कि चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दे रही है कि 1,77,000 रुपया करोड़ रुपया। इसका मतलब बहुत साफ है कि 1,77,000 करोड़ वाले जो कि बूथ बने हुए हैं, यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पार्टी को अगर सिर्फ आप जोड़िएगा तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा कि 5 लाख से ज्यादा बूथ पे बैठे हुए लोगों की मौजूदगी है। अगर उनके नाम किन इतना पैसा होगा तो आपको बूथ के बाद जो है सो गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर जो पैसा इस समय जो आवाजाही के तौर पर जो चक्कर लगाएंगे और वोटरों को लुभाने के लिए, वोट को खुद को चकाचौंध को दिखाने के लिए, हो सकता है कि इस चुनाव के बाद इस बात की जानकारी 1.25 लाख करोड़ जो भी 1.5 लाख करोड़ जितनी भी है ये कम न कहीं पड़ जाए, क्योंकि चुनाव इतनी सारी परिस्थितियों को अगर साथ पे लेकर के चल रहा है तो ये बिल्कुल आसान नहीं है कह देना कि चंद बातों में ही सिमटा हुआ चुनाव होगा और जनता को वोट देना, उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा इस देश के सामने। यह चलती हुई प्रक्रिया पहली बार हुआ है जो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके 2024 के लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी बिसात को बिछाया है कि मोदी का ही चेहरा रहे और कांग्रेस भी अपनी अगुवाई करने के लिए इस पूरी छत्रकों के साथ और पूरी छवि राहुल गांधी के ऊपर इस पूरे मोदी के साथ सामने आमने की टक्कर दे रहे हैं। और टीआरएस और बीआरएस ने वो भी अपने आप को सब खड़े हैं और एक दूसरे को पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ लेकर के खड़े हैं। प्लानिंग तो ये क्या वाकई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की परिस्थिति आ सकती है क्या, इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक पल के लिए यह समझना जरूरी है कि अलग अलग राज्यों में कितना प्रभाव किस एग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी है जहां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की दोनों को देखना है। और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पे अगर देखिएगा तो गरीब, महिला और किसानों को लेकर के किस तरह की बिसात को बिछाना और इन दोनों परिस्थितियों से हट करके ओबीसी के वोट बैंक को साधने की दिशा में कौन किस रूप में कैसे आगे बढ़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। धर्म के नाम पे जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वोटों के जरिए को करते हैं तो एक पल के लिए आप जरा सोचिए कि तेलंगाना में जिले ऐसे हैं जिसकी 32 सीटें ऐसी है जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से वोट प्रभावित हो सकती है। उसमें हैदराबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, निजामाबाद, निर्मल रेड्डी, विक्रमाबाद और कई ऐसे जगह है जहां पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर 27 जिले ऐसे हैं जो ध्रुवीकरण से, भोपाल हो, बुरहानपुर हो, रतलानपुर हो, यहां भी 27 और शाहजहांपुर हो, उज्जैन हो, विदिशा हो। राजस्थान के भीतर भी लगभग 12 जिले हैं जिसकी लगभग 32 से 35 सीटें प्रभावित सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से किया जा सकता है। अलवर है, बाड़मेर है, चूरू है, नागौर है, सीतल है, जयपुर है, झुंझुनू है, जोधपुर है, कोटा है, सवाई मानी है, डोंग का भी इलाका है। तो ये टोक का इलाका जो भी है, ये सब रमेश भूदेवरी भी आते हैं यहां से, तो दिल्ली से उन्हें वहां भेजा गया। इस इलाके में सचिन पायलट की मौजूदगी है। उनके गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाना सांप्रदायिक तौर पे भी एक विवाद पैदा हो सकता है, इसकी भी परीक्षण करना
ये सारे परीक्षण अपने तौर पे विश्लेषण 2024 के लोकसभा चुनाव से टकराएंगे और मध्य प्रदेश के भीतर ऐसा परिस्थिति न आए कि कमलनाथ ने भी इस दौर में भागवा चोला जिस तरीके से ओढ़ लिया है कि उनसे बड़ा हिंदुत्व का तमगा लिए कोई दूसरा चल ही नहीं सकता। सियासत साधने, राजनीतिक साधने के दिशा में वो बड़े हैं, लेकिन वो राजनीतिक कहीं घातक साबित तो नहीं हो जाए, क्योंकि यह परिस्थिति कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल हालात तो कहीं नहीं पैदा करे। बजरंग दल के कार्यकर्ता में प्रतिबद्ध है, लेकिन दिग्विजय सिंह खुले तौर पे बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल के लोग इतने उग्रवादी नहीं है जिस रूप में वहां पर नजर आते हैं, इतने एग्रेसिव नहीं। उन्हें हिंदुत्व को लेकर के इस तरीके से जिस एस्पेक्ट कर्नाटक के भीतर है और मध्य प्रदेश के भीतर भी और राजनीतिक तौर पे हर विश्लेषण, हर मुद्दे को लेकर के जबरदस्त तरीके से जातीय समीकरण की महिला किसान, इस सवाल जरूर उठते हैं कि किसान और महिलाओं को लेकर के पुरानी परिस्थिति क्या ओबीसी को लेकर के पहली बार करवट कांग्रेस ने लिया है, और वो भी राहुल गांधी ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से। यानी एक समय कहे कि मुलायम सिंह हो, लालू यादव हो, उससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव होकर के मंडल को लेकर के राहुल गांधी ने आज यह परिस्थिति आ गई है राजनीतिक तौर पर। यहाँ पर देख कितना असर पड़ेगा, कितना डालेगा, किस रूप में इसको समझा जा सकता है कि ओबीसी का वोट बैंक मध्य प्रदेश के भीतर 2018 में 48% अगर भाजपा के पक्ष में था तो कांग्रेस के पक्ष में 41%। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है, यानी नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है जो कि खुद को ओबीसी बनाते हैं, वहां बीजेपी की सियासत पर कांग्रेस का घट करके 27% हो जाता है। और लोकसभा चुनाव में कि अगर राहुल गांधी को ओबीसी करते हुए टकराना है तो इस वोट बैंक को साधना पड़ेगा। और ओबीसी एक ऐसा वोट बैंक है भाजपा के लिए जो उनके कुल वोटों की तादाद है उसमें से लगभग यानी 38% वोट में से 22% वोट जो है ओबीसी के हैं। तो इस राज्यों के चुनाव की परिस्थिति के भीतर कितनी तीखी होगी, इस बात को समझने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। राजस्थान के दिशा में